साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज हम 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ वर्चुअली एकत्रित हुए हैं। आज चूंकि हम भारत में महिलाओं की रोजगार में स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस के संक्षिप्त इतिहास को पर भी एक नजर डालें। दरअसल आज जिस दिन को का व्यवसायीकरण करके औरतों के लिए हीरो और गहने, कॉस्मेटिक्स आदि पे डिस्काउंट का दिन बना दिया गया है या करवा चौथ जैसा उत्सव बना दिया गया है, दरअसल वो दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसकी नींव 1908 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर 15,000 औरतों के प्रोटेस्ट मार्च में है, जो काम के नियमित घंटे यानी 8 आवर्स वर्क डे, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, बेहतर पगार और वोट देने के अधिकार के लिए निकाली गई थी। साथियों, यह बेहद जरूरी है कि हम इस इतिहास को न सिर्फ आज याद रखें, बल्कि बार बार दोहराएं और आने वाली पीढ़ियों तक उसे पहुंचाएं, जिससे कि स्त्री मुक्ति का साझा संघर्ष व्यक्तिगत आजादी तक सीमित न रहे और बल्कि मानव मात्र की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। और अधिक समय न लेते हुए मैं आपको आज के विषय और हमारी वक्ता भूतपूर्व प्रोफेसर निशा श्रीवास्तव जी से परिचित कराती हूँ। हमारी वक्ता भूतपूर्व प्रोफेसर निशा श्रीवास्तव हमें आत्मनिर्भर भारत में परनिर्भर महिलाएं, रोजगार में महिलाओं की वर्तमान स्थिति, इस विषय से अवगत कराएंगी और उस पर चर्चा करेंगी। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स और पीएचडी करने वाली निशा जी अपने मृदुल स्वभाव और ह्यूमिलिटी के कारण हमारे बीच में निशा दी के नाम से जानी जाती हैं। निशा जी चेतना संगठन की फाउंडर मेंबर हैं और सहयोग की नामक संगठन की भी सक्रिय सदस्य हैं। वो एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी बोर्ड में रही हैं और साथ ही पीयूसीएल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। निशा जी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में के साथ काम करके और रूरल यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में के साथ काम करके रूरल इंडिया में फूड सिक्योरिटी पर पहली रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की ह्यूमन डेवलपमेंट की पहली रिपोर्ट की वो साझा लेखक भी हैं। इसी के साथ मैं निशा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना वक्तव्य हमारे सामने रखें। उससे पहले मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगी कि आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें चैट बॉक्स में डालें और अपना ईमेल आईडी भी चैट बॉक्स में डाल दें, ईमेल आईडी और यदि संभव हो तो फोन नंबर। और प्रश्नोत्तर सेशन वक्तव्य समाप्त होने के बाद होगा। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दे रहे हैं धर्मेश और हमारी को होस्ट हैं टेक्निकल टीम की रूपाली एंड निमिषा। निशा जी, आपका स्वागत है। निशा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओ सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद सबसे वर्चुअल मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सब साथी आज मौजूद हैं। आप सबके साथ हमने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, तो आज सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और स्त्री मुक्ति संगठन को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इसका आयोजन किया। आज ऐसा दिवस है जब हम सब जश्न मनाते हैं। महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं, महिलाओं के संघर्षों की उपलब्धियां जो हैं, उनका जश्न मनाते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमें रास्ता और कितना तय करना है जब हम एक ऐसा समाज निर्मित कर पाएंगे जिसमें ज्यादा बराबरी हो, जिसमें जो न्याय संगत हो। तो इस दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत और परिनिर्भर महिला। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बहुत दिन से, मुझको हमेशा से लगता था कि महिलाओं का
अगर हम महिलाओं के लिए न्याय चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि वो आर्थिक रूप से सशक्त बने। और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण जो है वो कैसे होगा? वो होगा उनके, या तो उनको रोजगार प्राप्त हो, और ऐसा रोजगार जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, सिर्फ काम 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 नहीं, बल्कि उनको कुछ आमदनी भी प्राप्त हो और उनके कुछ अधिकार भी उनको प्राप्त हो। और दूसरी ओर उनको संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी हो, संसाधन या संपत्ति जैसे भूमि है, तो इन चीजों में भी उनको प्राप्त हो। अच्छा, एक मिनट, सबको आवाज ठीक आ रही है? कोई आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक। तो फिर इस विषय पर मुझे विशेष रुचि हमेशा से रही है, इसलिए मैंने इसका व्यापक अध्ययन किया है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अंत में हम लोग इसके ऊपर अच्छी चर्चा कर पाएंगे। आज के इस वक्तव्य में मैं 3 चीजों पर जोर डालना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ। वो मेनली ये है कि महिलाओं के रोजगार पर क्या प्रवृत्ति रही है, कितना है, और कहाँ क्या इसकी प्रवृत्ति रही, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। दूसरी बात ये कि महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या रही हैं, लेकिन व्यापक परिवेश में सिर्फ महिलाओं को ना देखकर, लेकिन व्यापक देश में क्या स्थिति है, उसके परिवेश में महिलाओं के रोजगार की क्या स्थिति है। और तीसरी चीज जो हम देखना चाहते हैं वो जो हाल में कुछ ऐसी घटनाएं जो हुई हैं या सरकार की जो नीतियां रही हैं, उनका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम ये भी ग्लोबली हम देखते हैं, या विश्व के स्तर पर हम देखते हैं कि देशों में जैसे जैसे विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है? क्योंकि संसाधन बढ़े हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेबर सेविंग मशीनरी आ गई है, और आर्थिक विकास जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे उनको और अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिले हैं रोजगार के। लेकिन भारत में जो प्रवृत्ति रही है इसकी बिल्कुल विपरीत रही है। यहाँ पर महिलाओं की रोजगार या भागीदारी की दर घटी है, और ये बहुत ही मतलब अजीब बात है, क्योंकि और देशों के बिल्कुल विपरीत है। दूसरी बात कि एजुकेशन के साथ साथ और देशों में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तीसरी बात, क्योंकि जैसे जैसे शादी की उम्र बढ़ी है और प्रजनन की उम्र बढ़ी है, वैसे ही और देशों में कम भागीदारी बढ़ी है, लेकिन भारत में इन चीजों का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। जेंडर गैप हम देखते हैं कि बढ़ता जा रहा है भारत में। तो इन सब चीजों के परिवेश में हम आज देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। पद्मा, हम कितनी देर तक करें बातचीत? आप पूरा 7 बजे तक चला। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो इससे हम अभिप्राय क्या है? अभिप्राय हमारा ये है कि उनको आमदनी का साधन बढ़े, जो निजी रूप से वो जिसके ऊपर उनका नियंत्रण हो, और संपत्ति में उनका अधिकार बढ़े, और ऐसा काम मिले जिससे उनकी लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस सुधरे, और वो मतलब बिना भय के काम कर सके। मतलब जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ना हो, समाज में उनका वो ना हो, तो इस तरह की वातावरण में वो काम करें जिससे उनको उनकी जीवन शैली में कुछ सुधार आए। हम जानते हैं कि महिला रोजगार जब प्राप्त करती है तो बहुत सारे इसके अच्छे प्रभाव होते हैं। हिंसा में कमी आती है, एजुकेशन में, उनके स्वास्थ्य में, कई चीजों में इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में क्या स्थिति है? अच्छा, हम बस थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स दिखाना चाह रहे हैं, उनको मैं जरा ले आऊं स्क्रीन पर। जहां किसी को ना समझ में आए जरा रोक के हमसे पूछ सकते हैं। होस्ट हैज डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करनी पड़ेगी आपको।
धर्मेश स्क्रीन शेयर कर दिया है। हाँ, आ गया, कर दिया, हाँ। आ गया। ओके, हाँ, ये एक मिनट। ओके, नाउ ये भारत में दो चीजें हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं। एक तो हम ये WPR शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये है, शायद सभी इससे परिचित हो, मालूम नहीं, लेकिन वर्क पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 महिलाएं हैं जनसंख्या में, तो उसमें कितनी महिलाएं एक्चुअली काम करें, जिनको रोजगार प्राप्त है। तो WPR, और दूसरी चीज का जिस शब्द का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र सब जानते हैं, फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जहां पर काम के स्थल पर कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, लिखित अधिकार और लीगल अधिकार, जैसे छुट्टी लेने का अधिकार, जैसे वेतन का सही मात्रा, जैसे सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा, बीमार पड़ जाए तो कुछ सुविधा इत्यादि। तो ये सब कुछ सुविधाएं संगठित क्षेत्र में प्राप्त होती है, और असंगठित क्षेत्र में ये कुछ भी नहीं होता है। वो दिहाड़ी मजदूर या ऐसे लोग जिनको ये सब लीगल और रिटन सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। अब वापस जाते हैं हम ये WPR, मतलब 100 महिलाओं में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको काम या रोजगार प्राप्त है। और इसको देखकर आश्चर्य ये होता है कि किस गति से ये घट रहा है अपने देश में, बढ़ने के बजाय। हम इस स्लाइड में देखें तो 2005 में 32 महिलाएं ऐसी थी जो मतलब रोजगार प्राप्त थी। कैसा भी रोजगार, अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, लेकिन जो रोजगार में लगी हुई केवल 32 थी। 2019 आते आते इनकी संख्या इतनी घट गई कि अब केवल 21 महिलाएं ऐसी हैं जो रोजगार प्राप्त है। तो WPR घट रहा है, और कम है और घट भी रहा है। ये ग्रामीण इलाकों का सत्य है और ये शहरी इलाकों का भी सत्य है। हम देखते हैं कि महिलाएं सब क्षेत्र में, देखने में हमको ऐसा लगता है कि टीवी में भी आ रही है, एयरलाइंस में भी है, होटलों में भी दिखती है, सभी क्षेत्रों में हमको महिलाएं दिखती हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो ये कुछ हाथी के दांत जैसी स्थिति है कि देखने में कुछ और वास्तविकता कुछ और। ये सत्य सभी मतलब ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके और सभी जात पात, सभी धर्म में हम पाते हैं कि महिलाओं के रोजगार की गति नहीं, भागीदारी घट रही है। अगर हम पुरुषों से इसकी तुलना करें तो पुरुषों से तुलना बिल्कुल अलग है। पुरुषों से स्थिति महिलाओं की अलग है। पुरुषों की भी WPR घट रहा है, भागीदारी घट रही है, लेकिन इतनी गति से नहीं घट रही है जितना कि महिलाओं से। इस ग्राफ में आप देखिए, जो लाल लाइन है आ रही है कि पुरुषों में कितना WPR हुआ है। तो यानी 100 में 83 पुरुष पहले थे, अब 75 के करीब, 76 के करीब पुरुष काम कर रहे हैं। महिलाओं में 100 में केवल 32 पहले काम कर रही थी, अब केवल उससे भी कम हो गया है और ये 21 हो गया है। तो यानी तेजी से घट रही है महिलाओं की भागीदारी। जैसा हमने बताया कि अलग अलग सामाजिक समूह में यही सत्य है। और पहला पार जो आप देखेंगे वो है अनुसूचित जनजातियों में। अनुसूचित जनजाति में देखते हैं कि ब्लू वाला जो हिस्सा है वो पुरुषों की वो दिखा रही है, और ये महिलाओं की लाल बार जो है ये महिलाओं की स्थिति। तो अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में, OBCs में और अन्य जाति, सब में वही दिखता है कि महिलाओं की भागीदारी कम है और महिलाओं की भागीदारी सभी समूहों में घट है। अब इसके पीछे कारण क्या है? हमें चर्चा में अगर आप लोग भी अपना इसमें अपनी राय बताएं, क्यों ऐसा है कि ये कम हो रहा है?
कुछ लोग, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये जो महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, इसका कारण ये, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? यूं कहते हैं कि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसका मतलब कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है। क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है तो हमारे समाज में ये कहा जाता है कि महिलाएं विड्रॉ कर जाती हैं। तो मतलब लोगों के बीच में ये धारणा है कि पुरुष अगर महिला से काम नहीं कराए तो अच्छा है, उसकी मर्दानगी ज्यादा समझ में आती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती है लोगों की, वो महिलाओं को रोजगार के बाजार में नहीं काम करने देते हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा विचार ऐसा नहीं, ये इनकम्स इंक्रीज की वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि महिलाएं रोजगार से वंचित हुई हैं, बल्कि इसके कई सारे और कारण हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो दीर्घकालीन हैं और कुछ ऐसे कारण हैं जो आकस्मिक है या सरकार की नीतियों के कारण महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। जो लोग ग्रामीण इलाकों से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं कुछ कारण ऐसे बताऊंगी, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कुछ ही पर केंद्रित करूंगी समय के अभाव में। एक तो यह है कि यूपी में यंत्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर हम देखें तो विश्व भर में भारत सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स का उत्पादन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करता है ट्रैक्टर्स का। और ये 1991-92 के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद और तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाजार है ट्रैक्टर्स का। और सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, बहुत सारे और ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि काम कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। तो ये चाहे ट्रैक्टर्स हो, हार्वेस्टर्स हो, थ्रेशर्स हो, सिंचाई के यंत्र हो, इत्यादि इत्यादि। ये हमने केवल एक बार दिखाया है, दिखाने के लिए कि कितनी तेजी से ट्रैक्टर्स का चलन बढ़ा है, थ्रेशर्स का भी चलन बढ़ा है, बिक्री बढ़ी है। और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही, और कुछ हो ना हो, चीजें बिके ना बिके, बाजार खुले ना खुले, लेकिन ट्रैक्टर्स का सेल और लग्जरी कार्स का सेल बढ़ता रहा है। तो ये जो मैंने आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये कुछ अध्ययनों पर आधारित है और कुछ मेरे खुद के सर्वेज, उत्तर प्रदेश के, बिहार के गांवों के सर्वेक्षण किए थे, उनके नतीजे हैं। और उसमें जो निकल के आई बात वो ये थी कि पहले, यानी मैंने दो दशक को कंपेयर किया था, 1900 से 2000 तक, और उसके बाद अब इस दशक में। और मैंने ये देखा कि पहले पुरुषों को कम से कम 8 या 10 महीने ग्रामीण इलाकों में काम मिल जाता था, लेकिन अब बहुत सारे कारणों से 2 महीने भी काम नहीं मिल पाता है पुरुषों को। इसी तरीके से महिलाओं की स्थिति, पहले उनको सब कहती थी कि पहले हमको 6 महीने कम से कम रोजगार मिल जाता था, काम मिल जाता था, कटाई में, निराई में, बुआई में, रोपाई में। हमको 6 महीने कटाई में और बाकी काम 3 महीने हमको, मतलब 6 महीने कुल काम मिल जाता था। लेकिन अब हमको केवल 2 महीने काम मिल पाता है। हाँ, वेतन बढ़े हैं, वेजेस बढ़े हैं। पहले उनको 5 किलोग्राम अनाज मिलता था, अब 10 किलोग्राम अनाज मिलने लगा है, लेकिन काम के दिन इतने घट गए हैं कि पूरा नहीं पड़ता। अगर हम एक एक चीज का अगर हमने अध्ययन किया और हमने पाया कि जैसे जुताई में पहले जब बैल से जुताई होती थी तो केवल आधा एकड़ एक दिन में हो पाता था, अब एक ट्रैक्टर 6 एकड़ एक दिन में कर लेता है। तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी तरीके से जो वो निकालने की, यानी थ्रेशिंग की, पहले एक बैल को अगर लगाया जाता था तो 2 महीने में थ्रेशिंग पूरी हो पाती थी, लेकिन अब 2 घंटे में ही पूरी हो जाती है। इसी तरीके से और यंत्र। फिर दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें भारी कमी आई है महिलाओं के उसकी, वो है पशुपालन। पशुपालन में महिलाएं बहुत निकटता से जुड़ी हुई थी और मतलब 100 में 60
औरतें पशुपालन में लगी हुई थी और बाकी पुरुष लगे, यानी 40 पुरुष लगे होते थे। और पशुपालन 10% महिलाओं को रोजगार देता था। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, इस क्षेत्र में भी महिलाओं का रोजगार की स्थिति बहुत बिगड़ी है। कारण क्या है? कारण ये है कि पशु की संख्या ग्रामीण इलाकों में बहुत कम हो गई है, और ये सभी जोत के आकार, यानी छोटे जोत लीजिए, बड़े जोत लीजिए, सब में पशुपालन कम हो गया है। तो इससे केवल महिलाओं की रोजगार नहीं कम हुआ है, बल्कि उनके साथ जो वो मजदूर लगाते थे वो भी कम हो गया है। और पहले अगर हम देखें कि गाय भैंस जो रखते थे लोग, प्रति घर, प्रति हाउस होल्ड 4 अगर रखते थे, अब केवल 2 रखते हैं। इसी तरीके से अगर गाय बकरी और वो देखें भेड़, तो पहले अगर 2 रखते थे, 1 प्रति घर फैमिली रखने लगे हैं। तो बहुत भारी संख्या में इनकी कमी आई है। क्या कारण है कि पशुपालन में इतनी कमी आई है? पहले 5 या 10 दुधारू जानवर रखते थे, अब केवल 1 या 2 रखते हैं, वो भी नहीं। इसका बहुत सारे कारण हैं जो मैंने यहाँ दिए हैं, लेकिन मैं एक केंद्रित करना चाहती हूँ एक कानून का जो 2017 में पास हुआ है, जिसको आप सभी जानते हैं, और वो कानून था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, और जिसमें ये औपचारिक रूप से ये कहा गया कि अगर आप किसी पशु को या दुधारू पशु को आप मारते हैं तो आपके ऊपर जेल की सजा हो जाएगी। और आपको मालूम है कि कितने लोग इस कानून के तहत जेल में गए हैं। और लेकिन उसका एक और प्रभाव भी पड़ा, और उसका प्रभाव भी हमने देखा कि जब लोग बेच नहीं सकते इस जानवरों को, तो वो ऐसे घूमते थे खेतों में, और खेतों का बहुत नुकसान होता था। तो उसकी वजह से लोगों ने पशुपालन ही कम कर दिया, बहुत कम हो गया है। पहले 95% ओबीसी और जनरल कास्ट गाय भैंस रखते थे, अब केवल 30 से 40% रखने लगे। एससी हाउस होल्ड्स तो पहले भी नहीं रख पाते थे, वो केवल ये सुअर और बकरी पालते थे, और उनका भी कम हो गया है, 10% हो गया है। बहुत सारे और गांव में देश भर में, लेकिन इसका प्रभाव, एक विचित्र बात यह है कि हालांकि ये कम हो गए, लेकिन दूध का उत्पादन भारत में बहुत बढ़ा है। ये फिर से वही दिखा रहा है कि अलग अलग जोत के आकार में पशुपालन की क्या स्थिति, और हम ये दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे आकार के जोतों में भी कम हुआ है और बड़े आकार के जोतों में भी पशुपालन कम हुआ है। चलिए इसको, अब आए हम मजदूरी पर या वेतन पर, और ये 3 है उस तरह की मजदूरी दिखाना। पहला दिहाड़ी मजदूर, और दिहाड़ी मजदूरों में पुरुषों की क्या वेतन है और महिलाओं के क्या वेतन है। ये 2018-19 का डेटा है। इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार जो प्राप्त हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले या कृषि में काम करने वाले, ऐसे लोगों की, पुरुषों का वेतन देखिए 11,000 कुछ है, और महिलाओं का 5,000 से कम है। इसी तरीके से जो निर्धारित वेतन पाते हैं या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनमें भी ये जेंडर गैप बहुत बड़ा है, और पुरुष पा रहे हैं करीब 17,000 रुपए और महिलाएं पा रही हैं केवल 12,500 रुपए। तो ये बहुत फर्क है, जेंडर गैप काफी ज्यादा है अभी भी वेजेस में। तो इसका असर क्या पड़ा है? इसका असर पड़ा है माइग्रेशन पर या पलायन पर, और हमने देखा कि पहली बार शायद भारत में लोग इसके प्रति जागृत हुए। जो देहात में रह रहे थे लोग, वो बहुत अच्छी तरह से जान रहे थे, क्योंकि हमने जो गांव में देखा कि 90% दलित हाउस होल्ड से सब गांव शहर जा रहे हैं काम की खोज में। लेकिन शहर जाकर उनकी स्थिति कोई खास सुधरी नहीं, क्योंकि वहां भी हमने जो देखा कि उनकी जो रहन सहन की स्थिति थी बहुत ही, एक ही छोटे से कमरे में 30 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, और खाने की स्थिति बहुत खराब है, खाना नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे मजदूरों ने मुझको बताया कि वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं डॉक्टर के पास
और डॉक्टर उनको बस वो ग्लूकोज के इंजेक्शन दे देता है, ड्रिप दे देता है, और उससे उनको लगता है कि नई ताकत हमको आ गई है, और उसी के सहारे वो अपना काट देते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, क्योंकि मजदूरी इतनी ज्यादा कराई जाती है और वेतन इतने कम दिए जाते हैं, इतना एक्सप्लॉयटेशन, इतना शोषण उनका वहां पर भी होता है। अब सरकार की और जो नीतियां रही हैं वो, सरकार की जो और नीतियां रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है, हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि हम भारी प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर पड़ा है। और भारत में हमने देखा है कि अगर केवल 21% महिलाएं काम कर रही हैं, और उसमें भी ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। और क्या असंगठित क्षेत्र में क्या हालत है हम सब जानते हैं कि उनकी सेफ्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है, कुछ और बेनिफिट्स जैसे छुट्टी वगैरह की कोई सुविधा उनको वहां पर नहीं मिलती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बहुत जोर शोर से सरकार ने पारित किया, लेकिन उसका फायदा बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है। जो सिर्फ संगठित क्षेत्र में है उन्हीं को उसका फायदा मिल पा रहा है। पहली चीज तो नोटबंदी का प्रभाव, और नोटबंदी का प्रभाव अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि नवंबर 2016 में 86% करेंसी निकाल दी गई, और इसका प्रभाव ये हुआ कि हजारों लाखों लोग नौकरी से वंचित हो गए, निकाल दिए जाए। कुछ लोगों ने इसका जो अंदाज लगाया है वो है कि 50 लाख लोग नौकरी से बाहर हो गए। महिलाओं ने इसका बहुत विकट प्रभाव पड़ा, और 25 लाख महिलाएं केवल 4 महीने में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरा जो वो तो नहीं खत्म। 25 लाख महिलाओं को रोजगार छोड़ना पड़ा अपना, और सिर्फ रोजगार ही नहीं, उपभोग पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। क्यों फिर सरकार ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज है, काला धन, इससे काला धन कम हो जाएगा, और मतलब यहाँ पर काला धन यहाँ पर कम हो जाएगा, और इससे हम ज्यादा लोगों को हम फायदा पहुंचा पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जनधन अकाउंट ये वगैरह खोल दिए, लेकिन केवल 80% लोगों के तब उस समय अकाउंट, महिलाओं के अकाउंट थे बैंक्स में। निरक्षरता के कारण, गरीबी के कारण वो वैसे ही वल्नरेबल बहुत थी, और उनको बहुत ही कितनी कठिनाई हुई है नोटबंदी में, ये हम सब जानते हैं। उनकी जो छोटी छोटी सेविंग्स थी, जो उन्होंने रसोई में अपने छुपा के रखा था, वो सब बिल्कुल बेकार है। जो उन्होंने बहुत ही त्याग के बाद उसको एकत्रित किया था, वो सब बेकार हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन से ये कहा गया था, नोटबंदी से ये कहा गया था कि 6 मतलब लोग काला धन कम हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कभी इसका वो नहीं बताया कि केवल 6% ब्लैक मनी जो है वो करेंसी में रखी जाती है, और इसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ा था। 100 लोग मर गए थे, ये और बहुत ज्यादा भी लोग मरे होंगे, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो है कि 100 लोग मरे और बिजनेसेस। तो ये टारगेट तो किया गया था नोटबंदी के, धनी लोग इससे वो होंगे, प्रभावित होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सबसे ज्यादा मार इसकी गरीब लोगों के ऊपर पड़ी। तो एक तो ये पॉलिसी थी, और दूसरी पॉलिसी थी जो उन्होंने हाल में की, वो लॉकडाउन। जीएसटी का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जीएसटी भी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका बहुत बुरा परिणाम हुआ, बहुत बुरा प्रभाव हुआ नौकरियों पर, रोजगार पर, विशेष करके अगेन महिलाओं के रोजगार पर। लेकिन तीसरी चीज जो एक और धक्का जो लग गया वो था लॉकडाउन का। और लॉकडाउन की कहानियां बहुत व्यापक रूप से टीवी वगैरह में हमने देखी, तो उसकी मैं ज्यादा नहीं चर्चा करूंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की
की संख्या जो माइग्रेंट्स में बताई जाती है वो कहा जाता है कि 3 करोड़। हालांकि कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसका अनुमान लगाया है कि 3 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो या तो अपने पति के साथ काम के लिए माइग्रेट करती हैं या फिर स्वयं अपने अकेले माइग्रेट करती हैं, काम की खोज में शहरों में जाती हैं। इनकी क्या स्थिति है? जो महिलाएं स्वयं जाती हैं उनकी क्या स्थिति है? किस तरह से शहर में वो अपनी जीविका चलाती हैं? बच्चों को कैसे संभालती है? कोई स्कूल नहीं, कोई चाइल्ड केयर नहीं, और इतने कम वेतन पे कभी भी उनको निकाला जा सकता है नौकरी से। ये सब स्थिति हम सबको मालूम है क्या स्थिति। तो इससे कई सारे लाखों करोड़ों लोगों की जो सपने थे वो एक दिन में सब चकनाचूर हो गए, और वो रह गई शहरों में, ना जॉब्स, ना इनकम, ना कोई खाने तक के लाले पड़ गए। ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट, एक साल पहले जो एम्प्लॉयमेंट थी 40 करोड़ लोगों की, वो अचानक अप्रैल 2020 यानी एक महीने बाद लॉकडाउन के 28 करोड़ केवल रह गई थी। तो बहुत तेजी से रोजगार कम हो गया था। यानी 10 में से 4 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपनी नौकरी जो भी कर रही थी वो खो दी। अगर हम देखें नवंबर 2019 और नवंबर 2020, तो हम पाते हैं कि लगभग 70 लाख पुरुष और 70 लाख महिलाओं ने अपनी नौकरियां खो दी। इसमें से 70 लाख महिलाओं में से लगभग करीब 44 लाख शहरी क्षेत्रों में थी औरतें, और बाकी 23 लाख ग्रामीण इलाकों में थी। तो शहरी क्षेत्र की औरतों ने बहुत ज्यादा इसमें नुकसान उनको वहन करना पड़ा, यानी 27% महिलाएं कम हो गई। महिलाओं के प्रति हिंसा जो बढ़ी, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बहुत सारे लोगों ने अध्ययन की कि घर में बैठने की वजह से उनको नौकरी नहीं है, काम नहीं है, वेतन नहीं है, आमदनी कुछ नहीं है। उस स्थिति में महिलाओं के अगेंस्ट हिंसा कितनी बढ़ी, ये बहुत सारे सर्वेक्षणों में निकल के आती है बात। अब हम जाते हैं दूसरे विषय पे, और वो है, क्योंकि हमने अभी देखा जो दीर्घकालीन कारक है या कुछ पॉलिसीज के कारक, और जो सरकार की पॉलिसीज, व्यापक पॉलिसीज क्या रही हैं और उनका रोजगार की स्थिति में, कुल रोजगार की स्थिति में क्या उसका प्रभाव रहा है, और महिलाओं के रोजगार में क्या प्रभाव रहा है। अर्थव्यवस्था में ढील या कमजोरी सिर्फ नोटबंदी से नहीं बल्कि उससे काफी पहले से ही शुरू हो गई थी, यानी 2011-12 से अर्थव्यवस्था ढीली होने लगी थी। हालांकि जीडीपी बढ़ रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि विश्व में भारत ऐसा देश है जिसमें हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रही। ये आपने सुना होगा, बहुत शान से कहा जाता था कि भारत ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन चिंता का विषय यह था कि बाकी इंडिकेटर्स, बाकी सूचक नहीं बढ़ रहे थे। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, क्रेडिट ग्रोथ, ये सब चीजें नहीं बढ़ रही थी, जैसे कि लोगों को संदेह हो रहा था कि ये जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है जबकि बाकी चीजें सब, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, इंपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, तो ये जीडीपी ग्रोथ कहाँ से आ रहा है। इस पर लोगों ने बहुत चिंता व्यक्त की थी, जिसका हल अभी तक नहीं पता चला, और बल्कि अब ये पता चल रहा है कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सही नहीं थे। दूसरी चीज जो चिंताजनक है वो ये है कि और देशों में आर्थिक विकास के साथ संगठित क्षेत्र बढ़ता है, और जो असंगठित क्षेत्र है या इनफॉर्मल सेक्टर है अर्थव्यवस्था का, वो कम होता जाता है, श्रिंक करता है। लेकिन भारत में फिर से अजीब स्थिति है। अजीब स्थिति ये है कि यहाँ पर असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, या हम ये कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है लेकिन असंगठित मजदूर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो संगठित क्षेत्र में, जिसमें अगर आदमी सोचता था कि हमको रेलवे में नौकरी मिल जाए, हमको सरकारी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में, इन सब सेक्टर्स में अब जो हायर किए जा रहे हैं वो सारे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज हैं। तो
जैसे रेलवेज में अब ले लीजिए आप केटरिंग, पहले अगर केटरिंग में था तो उसको मतलब वो था रेलवे का एम्प्लॉय है, लेकिन अब जो है वो कोई रेलवे का एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी और संगठन ने, किसी और एजेंसी ने उसको हायर किया हुआ है, लगाया हुआ है, और जब चाहे वो उसको निकाल सकता है। तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं। इसी तरीके से सरकारी दफ्तरों में क्लीनिंग सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सब जो पहले संगठित क्षेत्र में आते थे, अब ये सारे आउटसोर्स कर दी गई है, जिससे कि जो इसमें लेबर लगा हुआ है वो सब कैजुअल या दिहाड़ी का मजदूर बन गया है। जो पहले शायद अपने आप को एक सरकारी बोल सकता था कि मजदूर हूं या सरकारी क्षेत्र में हूं, अब वो केवल असंगठित क्षेत्र का दिहाड़ी मजदूर बन के रह गया है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये जो इस तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हम देखने को आती है, वो ये है कि इस पर फिर से रवि श्रीवास्तव जी ने बहुत काम किया है वेजेस पर, और उन्होंने देखा है, कंपेयर किया है 2003-04 और 2011-12 और उसके बाद 11-12 से 2018-19 तक, और उन्होंने पाया है कि वेजेस जो है इनकी वृद्धि दर कम होती जा रही, बढ़ने के बजाय ये कम होती जा रही है, विशेष रूप से शहरी मजदूरी के दर और रेगुलर वर्कर्स में, जिनको नियमित काम मिला है, उनमें भी ये मजदूरी की दर घटती जा रही है बढ़ने के बजाय। तो ये व्यापक स्थिति है, ये केवल किसी एक पॉलिसी से नहीं है, ये व्यापक जो अर्थव्यवस्था में हालात है उसका प्रभाव पड़े है, और इन सब का महिलाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि इस महामारी के दौरान किस शीघ्रता से जो एक सरकारी स्लोगन बना था, आपत्ति में अवसर ढूंढो या विपत्ति में अवसर ढूंढो, इसी तरीके से इस दौरान भी सरकार ने बहुत सारे अवसर प्राप्त किए हैं, अवसर ढूंढने हैं। और वो अवसर क्या है? जल्दी जल्दी कानून पारित करने के, और जल्दी जल्दी लेबर के कानून बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने पारित किए। मॉनसून सेशन में लास्ट ईयर उन्होंने पारित किए। शायद आप सब जानते हैं कि ये कहा गया कि लेबर लॉज बहुत ज्यादा है, 44 लेबर लॉज हैं, इनको हमें कम करना चाहिए और हमें मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए स्थिति सुधारनी चाहिए। और उन सारे 44 लेबर लॉज के स्थान पर वो 4 लेबर कोड्स लेके आए। और ये 4 लेबर कोड्स क्या थे? सोशल सिक्योरिटी पर था, यानी सामाजिक सुरक्षा पर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पर, यानी काम के स्थान पर के स्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधाएं, वेजेस पर था, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इन चीजों पर इन्होंने नए कानून बनाए। अब इन कानूनों में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन यूनियंस का कहना है और बहुत सारे लोगों का, ऑपोजिशन का कहना है कि ये पूरी तरीके से प्रो एम्प्लॉयर, प्रो कैपिटल एंड अगेंस्ट लेबर है ये। सो जो लेबर की ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ होती है उसको कमजोर करने के लिए कानून बनाए गए हैं। और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ लेबर की क्यों जरूरी है और लेबर की ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ कैसे बनती है, ये तभी होगा जब उनको ऐसे काम के लिए वेतन मिलेंगे, जब उनको इकट्ठे होने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की सुविधा दी जाएगी। और लेबर लॉज सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं होती है, वो पूरी अर्थव्यवस्था में आय का और आर्थिक पावर का वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अर्थात जो कैपिटल है वो तो हम जानते हैं कि बहुत सशक्त है वो, और लेबर बहुत कमजोर है। इसलिए ऐसे अनइक्वल समाज में ये बहुत जरूरी है कि लेबर लॉज ऐसी बने जो मजदूर हैं, जो असंगठित हैं, जो बहुत कमजोर है, उनको थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हो और अर्थव्यवस्था में इनकम्स का और वेल्थ का और पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन ये जो कानून बने हैं, लेबर कोड्स बने हैं, इनका बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है लोगों को। तो इसीलिए इनका बहुत विरोध हुआ। लेकिन आपको मालूम है कि विरोध की हालत में भी आजकल मजदूर बहुत ज्यादा विरोध के उसमें भी नहीं है।
तो इस सब स्थिति में, हाँ, और आप एक और आपको बता दूं कि एक और अब हाल में ही एक माइग्रेशन की पॉलिसी भी बनी है सरकार की, और लेकिन उसमें अभी सिर्फ चर्चा के लिए खुली है, एक्चुअली वो बनी नहीं है, कानून नहीं है। और एक मिनट, इसमें भी ये जो मुख्य बातें थी वो मैं जरा इसका जिक्र कर दूं। एक तो ये था कि पहले हायर एंड फायर, यानी कंपनियां फायर कर सकती थी 100 से ज्यादा अगर आपके मजदूर है आपकी कंपनी में, तो आप उनको फायर नहीं कर सकते, आपको सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप उनको फायर कर पाएंगे, उनको निकाल पाएंगे नौकरी से। लेकिन अब क्या कर दिया, 100 से उन्होंने कर दिया 300, यानी 300 से कम अगर आपकी कंपनी में लोग हैं तो आप कभी मन चाहे उनको निकाल सकते हैं और जब मन चाहे उनको रख सकते हैं। तो ये कर दिया है उन्होंने। और दूसरी बात ये कि काम के घंटे, पहले जो 8 घंटे काम सुनिश्चित किया जाता था, अब उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। आप आसानी से और ज्यादा काम ले सकते हैं मजदूरों से। तीसरी चीज जो उन्होंने चेंज की है वो है स्ट्राइक के लिए नोटिस पीरियड। पहले आपको 30 दिन देना पड़ता था, पहले से नोटिस देना पड़ता था। अब 60 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक पर जाने वाले हैं या हम कलेक्टिव एक्शन लेने जा रहे हैं। तब जो और एक और बात जिसका विरोध हो रहा है कि ये जो सुविधाएं, गिग इकोनॉमी हम जानते हैं, मतलब जैसे उबर है, ओला है, अमेज़न है, इन सब बहुत बड़ा ये एक क्षेत्र हो गया है, लेकिन इनको कोई बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं, और जो दिए भी गए हैं वो केवल स्कीम के तौर पर दिए गए हैं। उनको लॉ या लीगल कोई सुविधाएं नहीं दी गई कि अगर आप लीगली इन्फोर्सेबल कुछ नहीं दिया गया है। तो कुछ ऐसी बातें, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे और ज्यादा चर्चा की जरूरत है जो अभी नहीं करना चाहती मैं। लेकिन इस माहौल में हम देखते हैं कि स्थिति जो है रोजगार की, वो व्यापक रूप से बिगड़ती जा रही है, और उसमें महिलाओं की स्थिति तो हम जानते हैं कि और भी ज्यादा विकट हो जाएगी। पहले ही बहुत कम महिलाएं को रोजगार मिलता था, अब और भी कम, और जिस हालत में उनको रोजगार प्राप्त होगा वो और भी विपरीत होगी। अब क्या किया जाए, मैं बस अब 5 मिनट और लूंगी, 2-3 मिनट और लूंगी। इस स्थिति में क्या किया जाए? हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 2 चीजें जो थी, जो बहुत गरीब लोगों के जिससे गरीब लोगों का फायदा हुआ, वो क्या था? एक तो मनरेगा, जैसे जैसे लोग ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे थे तो उनको कम से कम मनरेगा में कुछ लोगों को नौकरी प्राप्त हो रही थी, मतलब कुछ काम प्राप्त हो रहा था। और दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके तहत ये भी एक लीगल एंटाइटलमेंट, हर घर को हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा। और इस महामारी के दौरान इनसे अगर कोई आशा की किरण थी तो केवल यही थी, और सिविल सोसाइटी ने जो किया। इसमें दोनों चीजों में क्या कॉमन है, हम आपसे जानना चाहते हैं। इन दोनों चीजों में कॉमन ये है कि ये दोनों बहुत संघर्ष के बाद और सिविल सोसाइटी के एक्शन के बाद, आपको मालूम है कि राइट टू फूड कैंपेन चला, व्यापक राइट टू एम्प्लॉयमेंट कैंपेन। पहले मनरेगा आया, और उसके बाद जॉन्ड्रेस जैसे लोग, अरुणा रॉय जैसे लोग, उनकी संस्थाएं, और उनके साथ जो हजारों स्टूडेंट्स और अन्य लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के संघर्ष से ये दोनों चीजें पारित हुई, लीगल एक्ट, लीगल एंटाइटलमेंट बन गई। और इसका फायदा इस विकट स्थिति में बहुत फायदा लोगों को। तो हमें करना क्या चाहिए कि संघर्ष के लिए मिनिमम एंटाइटलमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, शेल्टर, वेजेस, सामाजिक सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी। और ये सब बहुत सारी संस्थाओं ने ये मांग कर रहे हैं कि ये व्यापक रूप से दी जानी चाहिए मजदूरों को और श्रमिकों को। महिलाओं के लिए क्या, सबके लिए जो आवश्यक है वो ये है कि फ्री चाइल्ड केयर या अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं। सामाजिक रसोइयां, कम्युनिटी किचन्स,
आपको मालूम है कि झारखंड सरकार और कई सारी और सरकारों ने ये कम्युनिटी किचन शुरू किए हैं, जिसमें जैसे झारखंड में, रांची में 5 रुपए में आपको एक थाली मिलती है। बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन पेट भर जाता है। और जगह भी ये शुरू हुआ है, तो इसका और ज्यादा व्यापक चलन होना चाहिए। इस रांची वाली किचन में हमने देखा कि बहुत सारी औरतें जो रेहड़ी वाली हैं, कुछ बेच रही हैं सड़कों पर, अब वो कहाँ घर जाएंगी दोबारा पकाने के लिए, वो इनका लाभ उठाती हैं। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसकी आवश्यकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, बहुत सारे आप लोगों में से लेकिन कमियों के बावजूद हमें इसको सुधारना है और इसको और ज्यादा लागू करना है। फिर लाइवलीहुड्स ऑफ वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनको और सुनिश्चित करने की, क्योंकि हर समय सरकारें इस कोशिश में रहती हैं कि इसको हम समाप्त करें। विशेष रूप से अगर हम लाइवलीहुड्स की बात करें तो जंगल में जो मजदूर काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, लकड़ी बीनने का, तेंदुपत्ता बीनने का, इनकी आजीविका धीरे धीरे सब खत्म हो रही है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसको और लागू किया जाए और जगह स्थानों में, क्षेत्रों में लागू किया जाए, इसकी भी हमें मांग रखनी चाहिए। हमें जो अप्रोच होना चाहिए वो कैपिटल और लेबर, किस तरह से लेबर को हम और सशक्त करें, और कैपिटल के लेंस से सरकारें सिर्फ कैपिटल की तरह, आप देखते हैं कि जो बजट से पहले जो जितने वो होते हैं मीटिंग सरकार की, सारी कैपिटलिस्ट के साथ होती है, लेबर के साथ नहीं होती। लेबर तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितने दिन से फार्मर्स कर रहे हैं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि बातचीत उनसे जाकर कोई करे। तो हमें प्रो लेबर और एक लेंस से रोजगार की स्थिति देखनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एज अ की एक्सेस ऑफ सोशल पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, जैसे हमने आपको बताया कि ये सामाजिक रूप से भी एक न्याय संगत, सभी जातियों के साथ, सभी मजदूरों के साथ न्याय संगत विकास हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और हमारे सारे कानून में और हमारे सारे संघर्षों में इस बात को हमें जरूर लाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे जो भी आपकी टीका टिप्पणी होगी आप शेयर करेंगे। यस, पद्मा। बहुत ही अच्छा था। मतलब एक तो ये सवाल हम अलग तरीके से रोज रोज अपने आसपास फील कर रहे थे कि नौकरियां कैसे जा रही हैं। हमारे आसपास यंग लोग 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, बहुत कैपेबल लोग हैं, लेकिन उनकी नौकरियां छूट चुकी हैं और वो 5-6 हजार कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन आपके टॉक से पूरा कॉम्प्रहेंसिव और कॉम्प्लेक्स सीन क्रिएट हुआ, दिखा है कि क्या यथा स्थिति है। बट चुनौतियां कैसे ली जाएं, बात तो वही है। और खासकर उत्तर प्रदेश अभी सामने है और बाकी प्रदेश हैं, तो कुछ रास्ता भी मिले। मैं बाकी साथियों से कहूंगी कि वो बोले। निशा दी को मैं बाकी फॉर्मल थैंक्स बाद में हो, लेकिन इसके पहले मैं कहूंगी उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में, जबकि साथी रवि की तबीयत बहुत खराब है, बट उसके बीच में भी उन्होंने ये मौका कहा कि मैं जरूर करूंगी। और मैं शुक्रिया तो नहीं कहूंगी क्योंकि वो हमेशा इस काम को अपना काम मानती हैं और हमेशा मुझे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें याद हैं, वो मैं कभी और आप सबके साथ दूसरे सेशन, तीसरे सेशन में करूंगी। तो मैं बाकी साथियों को मंच खुला छोड़ती हूँ कि वो अपने सवाल रखें। निधि आप म्यूट हो। बहुत ज्यादा प्रश्न अभी नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि खुद भी पूछ सकते हैं प्रश्न। निगत गांधी के 2 प्रश्न हैं। निगत, आप खुद को अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। अच्छा, निगत पूछ रही हैं, तब तक निशा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाय अंजलि, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कहाँ हैं आजकल? If I can ask you a personal question? वही हम लोग तो आपको पहले भी मतलब अपने वर्कशॉप में बुलाए हैं, इतनी बार हम लोगों ने बातचीत किया है और आप अभी बार बार बात करना चाहते हैं। विमेन स्टडी सेंटर चल रहा है, आप चला रही थी? क्या सेंटर?
विमेन सेंटर या विमेन स्टडी सेंटर? हम लोग का स्त्री मुक्ति संगठन का ही है, बाकी तो कॉलेज में एज काउंसलर में काम कर रही थी, वो कर रही हूँ, वो आप वहाँ कर का रही हैं? सेंटर चल रहा है। हाँ हाँ आई सी, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ। और तो बहुत अच्छा लगा। और रोजगार का प्रश्न हमें लगता है कि वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष ये हो जाता है कि जेंडर के साथ, जेंडर बराबरी के डिमांड में ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि अपना हाथ मजबूत रहे पैसे से, तो काफी कुछ लड़ाई लड़ने में सुविधा होती है। तो उस निगाह से भी अगर देखें तो आपके टॉक से काफी कुछ सीखने का है और काफी कुछ जानने का। और हमें लगता है कि पद्मा जो वही कह रही थी कि चुनौती काफी जबरदस्त लग रहा है, और कैसे इन सब पर हम लोगों को काम आगे बढ़ाना है वो विचार करने वाली बात है। तो बहुत शुक्रिया, आपको फिर से सुना और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। निगत आप अपना प्रश्न पूछ लें। निशा दी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाय निगत, सो नाइस टू सी यू। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट पे क्यों असर पड़ रहा है। महिलाओं का मैकेनाइजेशन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, और वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि हमने पढ़ा है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 70-80% जो नौकरियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी ऑटोमेशन की वजह से। जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि बैंक टेलर्स अब नहीं हैं, अब सब एटीएम मशीन्स में जाके पैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं और वो शायद हिंदुस्तान में भी आ जाएंगी अगले 10 सालों में या कुछ भी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बाकी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, आबादी, वो करेगी क्या अगर मजीद ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां जाएंगी लोगों की? रोबोट्स आ रहे हैं फैक्ट्रीज में, अब लोगों की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमने तो ये भी पढ़ा है कि अमेज़न की डिलीवरी भी अब ड्रोन डिलीवरीज होने लगेंगी। तो वो बेचारे जो अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर, वेरी इनसिक्योर जॉब्स, वो भी नहीं रहेंगी। तो इसका क्या असर पड़ेगा सोशल, पॉलिटिकल? इनफैक्ट मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट सवाल है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का क्या होगा? पागल नहीं हो जाएंगे लोग, महिलाएं? So I mean, I'm sorry, Gary, this is going all over the place, but I really No, I totally agree with you, and this is, I think, disturbing all of us who, जो सभी लोग जो वैल्यू करते हैं कि महिलाओं को या श्रमिकों की जिंदगी, उनकी काम की सुविधा मिले उनको, तो हम सबको ये परेशान करने वाली बात है। और सही बात है ये। और निगत, तुम जानती, ये भी जानती हो कि केवल भारत का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व भर में ये फ्यूचर ऑफ वर्क पर बहुत चर्चाएं हो रही है और बहुत अध्ययन हो रही है कि क्या होगा आगे। जैसा कि आपने उदाहरण दिए ड्राइवरलेस कार्स, ड्रोन्स वगैरह का, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो the only thing that one can, there are no answers, but only thing one can think of is कि ये आज की बात नहीं है। पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी बराबर आई है। तो जब कार्स आई तो इक्के गाड़ियां और ये घोड़ा गाड़ी सब बंद हो गई, और उन लोगों ने बहुत विरोध किया, घोड़ा गाड़ी चालकों ने विरोध किया कि कैसे ये होगा। तो जब इस तरह की चीजें जब हुई, या मशीनें आई, फैक्ट्री की मशीनें आई, तो लोगों ने जब रोजगार उनके चले गए तो उन्होंने भी बहुत विरोध किया था। तो लगता है कि अगर डिमांड की ओर, हमारी सरकारें सिर्फ सप्लाई साइड का सोचती हैं, लेकिन अगर हम लोग डिमांड साइड का भी सोचें और डिमांड साइड में लोगों की आमदनियां बढ़े, जो काम कर रहे हैं उनकी आमदनियां बढ़े, तो डिमांड जैसे जैसे जनरेट होगा वैसे वैसे और नए नए क्षेत्र काम आएंगे, नए डिमांड जनरेट होगा और नए लोग नौकरी में लगेंगे भी। और दूसरी बात यह है कि हमें लगता है कि ये कार्य घंटे कम करने की बात बहुत दिन से चल रही है कि आप अब 8 घंटे क्यों काम करवाते हैं, व्हाई डोंट यू मेक इट फॉर आवर वर्किंग डे। तो उससे लोग जो परेशान रहते हैं, हर समय दौड़ते वाली जिंदगी कटती है कि हर समय आप काम ही काम सोच रहे हैं, तो उससे शायद अगर उनको लेजर का ज्यादा टाइम मिले तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिले और कम घंटे की मिले और उनको लेजर भी ज्यादा मिले। तो इस पर भी बहुत चर्चा आजकल चल रही है। लेकिन सरकारें क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, पॉलिसी मेकर्स कितने इसके प्रति सजग हैं,
कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अब वो तो बस इजी वे आउट निकाल लेते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट कर रहा है कि लोकल वर्सेस आउटसाइड, मैन वर्सेस वुमन, नौकरियां नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें आपस में लोगों को बांटने की साजिश करते हैं। नौकरियां कैसे बढ़ेंगी ये नहीं सोचते। नौकरियां बढ़ने की बहुत नए नए एवेन्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं। वो लोगों को अगर लेजर मिले तो आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इन सब चीजों में नौकरियां काफी बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई पॉलिसी तो हो फ्यूचर से डील करने की। I don't know, obviously there are no answers, but let's see. इसके बाद रोजा मनी ने प्रश्न पूछा है, और उसके बाद फिर ममता सिंह और सुधावासन, और उसके बाद रेनू। तो रोजा मनी जानना चाहती हैं कि ये जो विमेन का डिक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट है, उसके पीछे क्या कुछ कल्चरल रीजंस हैं? आर देयर कल्चरल रीजंस बिहाइंड द डिक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन आल्सो? देखिए, कल्चरल रीजंस जो हमें लगता है वो पहले भी थे, अब भी हैं। तो डिक्रीज इन विमेन्स पार्टिसिपेशन उसकी वजह से कम होगा। उसमें यही वाली बात आ जाती है कि लोगों की मानसिकता बहुत हद तक अभी भी वही है कि हम अपने महिला को, अपनी औरत को काम नहीं कराएंगे, और अगर हम काम कराते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। बहुत गाँव में अभी भी ये, गाँव में क्या शहरों में भी है ये। तो जरूर ये बात है कि उनको लगता है कि हम अपनी महिलाओं से काम ना करें। अगर हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम सब, और नहीं भी होती है तो भी हम, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं कि नहीं काट सकते, नहीं गुजारा चल रहा है, लेकिन महिला को काम नहीं करने देंगे। वो बेचारी छुप छुप के काम करती है। बहुत अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के बीच में ये स्थिति थी कि उनके हस्बैंड उनको काम नहीं करने देता था। वो क्वालिफाइड है, MA है, PhD है, लेकिन उनका आदमी उनको काम नहीं करने देता था। घर में वो इतना लंबा घूंघट लेके घूमती थी। तो सही कह रही हैं आप, बिल्कुल कल्चरल फैक्टर्स हैं, लेकिन कल्चरल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं कि बढ़ रहे, ये अभी पता नहीं। हम नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ये कमी आ रही है, ये कहना मुश्किल है। अगला प्रश्न ममता सिंह का है, जिसका कुछ जवाब तो निशा दी ने अपने इस जवाब में ही दे दिया। ममता सिंह जानना चाहती हैं कि एजुकेटेड, और ये काफी रोचक सवाल है, कि एजुकेटेड औरतें जिनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, वो क्यों नहीं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहती हैं? आप ममता इसमें कुछ ऐड करना चाहती है अपने प्रश्न में, तो आप अनम्यूट करके पूछ ले। Thank you so much, ma'am, for giving me the chance. And good evening to Nisha, ma'am. I hope you remember me. I was one of your students. Yes, Mamta, of course I remember you. It's so nice, ma'am. It's so nice that to see you're you. part of this Sangathan now. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm really grateful, and actually, I believe my Masi, Mrs. Padma Singh, is there. She is the legend in our family. Especially, Absolutely. she has motivated me a lot. So she's I'm the legend really everywhere. So, ma'am, without taking much time, I know the forum has a lot of members. I just want to add one point to the question, which is rightly been pointed out by the ma'am who was speaking previously. When I was working in Ethiopia in Dila University, it was around 3.5 years. I learned that in the dormitory, means where the girl students reside, there was a kind of forum among the girls. And one of the special problem, I am saying special because it's limited now. It's not in the entire Ethiopia. It is just in some pockets. Still, there is genital mutilation. And that forum was consistently working on educating, sensitizing, and doing all kind of things to make those girls understand how bad kind of impact it would have on your physical, mental, and so on and so forth. So why we don't have such kind of forums in Indian universities? Because, you know, women themselves are not sensitive enough to carry forward their financial independence. So that's my question. Thank you so much for allowing me. Mamta, एक बात बताओ, you were saying कि ऐसे forum, तो जो the example which you gave was one of cultural
raising जी, cultural issues, है ना? And yes, ma'am. cultural issues. But जी. you are saying about economic issues, or are you saying about why don't we have forums for cultural issues? Ma'am, what I wanted to say is that this forum can be, used to understand, to disseminate, to sensitize women towards financial independence. That how much it is important for you. Like if you are independent, then you at least you have a support financially to say no to any kind of exploitation, whether it comes from domestic or domestic space or work space. This is my question. Mamta, I think you yourself have given the answer also, that it is required. Definitely it is required. These kind of forums where you can discuss cultural issues which are inhibiting or retarding women's emancipation, whether it is, child bride in India, or it is, low marriage, age of marriage for children, for girls. All these cultural practices, as well as other things, economic issues, I think both should be raised. And the linkages between these two should be discussed in forums like that. तो ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं. I mean, ये सब एक ही थाली के सब वो है कि ये मतलब इन सबको जोड़ के ही हम देख सकते हैं. अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, एमेंसिपेशन चाहते हैं, तो ये कल्चर और इकोनॉमिक्स को हम लोग बहुत ज्यादा अलग-अलग नहीं करके देख सकते, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इवन फॉर जॉब्स अगर महिलाओं को रोका जाता है तो वो कल्चरल इश्यू है, और कल्चरल इश्यूज की वजह से जॉब्स नहीं ले पाती हैं. तो ये दोनों इश्यूज, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, आर रियली जॉइंट, and therefore anybody who is working with women needs to take up both issues. Kyun, Nidhi, what do you think? I don't know if that satisfactorily answers your question, but I think any forum which is working among women. हाँ, नहीं, ममता सिंह का क्वेश्चन था, ममता सिंह का प्रश्न था, और मुझे लगता है कि बिल्कुल कल्चरल रीजंस हैं, और फिर जो साथ में हमारे इकोनॉमिक रीजंस जो आपने पहले लिस्ट किए थे कि क्यों लोग महिलाओं को नहीं लेना चाह रहे जॉब में, ये भी जो एक एस्पेक्ट है वो है. सुधा वासन ने हाथ उठाया था. सुधा, आप अनम्यूट करके प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सुधा. या थैंक यू निधि. निशा जी, बहुत अच्छा लगा. आपने, मुझे लगता है कि पूरा स्पेक्ट्रम हमें दिखाया, और पॉलिटिकली भी क्या करना चाहिए उस पे भी अपनी टॉक को एंड किया. तो can we see you please? Sudha, thank you so much. Can we see you please? Yeah, let me try. नेट का कट जाता है मेरा. अच्छा, ठीक है. Yeah, that's why. Let me ask and then I will try. Fine. Yeah, so really enjoyed, and I think occasion के लिए भी बहुत ही अच्छा लगा. काफी contemporary situation, women's work participation rate पे हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं. मैं काफी चीजें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इसमें, लेकिन क्योंकि आपका इतना वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें से एक चीज पे मैं सवाल थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे. वो ये है कि जैसे पहले सवाल जो निधि ने पूछा, उसकी रिस्पॉन्स में भी आपने थोड़ा जवाब तो इसका दे दिया, लेकिन जो रिश्ता है, जो प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होता है, जो टेक्नोलॉजी आता है और आगे कम काम करना पड़ता है इंसानों को, उसके और वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन रेट का जो रिश्ता जो है, क्योंकि शुरू आपने जब ट्रैक्टर से किया, मुझे थोड़ा सा वो कंसर्न था कि कहीं जो रूरल इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है, तो नेगेटिवली देखें कि क्योंकि उससे वुमेन का जैसे गाय रखना वगैरह बंद हो जाता है. तो इसकी पता लगा कि दो साइड हो सकते हैं कि रूरल लाइफ में जो जेंडर का जो सिचुएशन है, उससे कई बार माइग्रेशन से भी वुमेन को जेंडर रिलेशंस, पर्टिकुलरली हाउस होल्ड के अंदर जो जेंडर रिलेशंस है, उस पे कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट पड़ सकता है माइग्रेशन से. माइग्रेशन से, या जो रूरल प्रोडक्टिविटी जो बढ़ता है उससे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं वो है. और
दूसरी बात आपने शायद एड्रेस किया जब निधि मतलब ड्राइवरलेस कार वगैरह की भी बात जो कर रहे थे, क्योंकि बात यह है कि कैपिटलिज्म के अंदर हमें प्रॉब्लम है कि लोग 12-12 घंटे काम करके भी अपना जिंदगी चला नहीं पाते हैं या मुश्किल से चलाते हैं, तो 4-4 घंटे क्यों ना काम करें। तो प्रोडक्टिविटी क्या जो जेंडर इश्यूज पे काम कर रहे हैं उनके लिए कभी नेगेटिव हो सकता है? ये पहला मेरा सवाल है। प्रोडक्टिविटी नेगेटिव इशू हो सकता है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाना चाहिए, ये कह रही हैं? हाँ, जैसे ट्रैक्टर आ गया, एग्रीकल्चर में अब कम लेबर की जरूरत पड़ती है, या फिर जो रोबोट्स आ जाते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी आता है, उससे तो पर्सनली तो लगता है कि बढ़िया बात है ना, कि कम मुश्किल अब मैकेनाइज हो जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होता है और वुमेन की वर्क पार्टिसिपेशन रेट, उसमें क्या हम खींच सकते हैं क्लियर लाइन, ये एक है। और दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट पे, अगेन इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई बात है। हम मानते हैं, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ये पलायन बिल्कुल डिस्ट्रेस में हो रहा है और बहुत ही खराब चीज है। पर क्या इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है और जेंडर रिलेशंस है एट द फैमिली लेवल, उस पे क्या फर्क, उससे जो फर्क पड़ रहा है, क्या वो कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं? पॉजिटिव तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वो डाइकोटमी टाइप हो जाता है, क्योंकि गांव में रहना और जो पेट्रियार्कल मतलब समाज है वो बदल रहा है, तो उससे क्या वुमेन को क्या मतलब जो फर्क पड़ रहा है वो कॉम्प्लेक्स है। इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात मैं जोड़ लूं इसमें, मुझे ये था जब कल्चरल बात की करते हैं, जो वुमेन को काम एक तो वुमेन का टेक्नोलॉजी के साथ रिश्ता, और दूसरा वुमेन को काम नहीं करने देना और ऐसी बातें, क्या ये जो उत्तर प्रदेश और जो हिंदी बेल्ट है उससे बाहर भारत में डिफरेंट नहीं है? क्योंकि जैसे सदर्न स्टेट में आप देख लीजिए, या हिमाचल में जहाँ मैं काम करती हूँ, वुमेन एजुकेशन बढ़ ही रहा है, यूपी में भी बढ़ रहा है, बट हायर एजुकेशन भी बढ़ रहा है। तो क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि क्वालिटी जॉब्स अवेलेबल नहीं है? जो इकोनॉमी जो मतलब सरकार ला रही है उसमें क्वालिटी जॉब्स नहीं है, तो इसलिए वर्क पार्टिसिपेशन, जो वुमेन जिनका क्वालिफिकेशन बढ़ जाता है वो नहीं हो रहा। ये बस मेरे मन में चल रहे हैं। आपका ऑफ कोर्स इस पे रिसर्च है, तो आपसे कमेंट्स चाह रही थी। Sudha, very interesting questions, because I mean everybody is thinking about these questions. Now let me just take one or two of these. पहले जो आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट वर्सेस साउथ, लेट मी टेक द लास्ट वन। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं की स्थिति साउथ में और हिंदी बेल्ट के एरियाज में बहुत फर्क है। ये हम सब अपनी अपनी तरह से देखते हैं कि जब बच्चों को नौकरी चाहिए होती है, लड़कियों को भी, वो साउथ मतलब दिल्ली की ओर, बॉम्बे की ओर, बेंगलोर की ओर वहां पर जाते हैं, क्योंकि हिंदी बेल्ट में वो उस तरह की नौकरियां हो ही नहीं रही हैं, बढ़ ही नहीं रही हैं। तो ये I don't know how you link this to culture, but definitely ये है कि क्वालिटी जॉब्स तो यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, और इसका कारण बहुत सारे हैं। मतलब क्योंकि यूपी यूज्ड टू बी वन ऑफ द एडवांस, मतलब नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम यूपी की और नेशनल एवरेज से ज्यादा हुआ करती थी। अब ये स्थिति हो गई है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो यूपी का हाल कर दिया है, अब ये हाल हो गया है कि नेशनल एवरेज से हमारी बहुत, हम लोग पुअर स्टेट, बीमारू स्टेट कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है, जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो पलायन तो होगा ही यहाँ से, और क्वालिटी जॉब्स नहीं आ रहे हैं बहुत सारी वजह से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कर लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह लीजिए, बहुत सारे कारण हैं उसके, यहाँ नहीं टाइम नहीं है। लेकिन उसकी वजह से ये फर्क तो नॉर्थ साउथ में बहुत फर्क आया है। नॉर्थ साउथ में, जैसा कि आपने कहा, पहाड़ी इलाकों में भी, और यूपी बिहार में बहुत फर्क आया है। और सेकंड चीज जो आप कह रहे हैं, पलायन वाली बात, बिल्कुल ये मानते हैं कि पलायन इज अ पॉजिटिव। मेनी फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी कंट्रोल्ड, बिकॉज जहां भी रीजनल डिस्पैरिटीज होंगी, यानी क्षेत्रीय विषमताएं होंगी जहां भी, वहां भी पलायन तो होगा ही। और पलायन को हम बुरा नहीं समझते, हमें लगता है पलायन अच्छी चीज है।
और पलायन होगा ही, और अच्छी चीज भी है, लेकिन पलायन किस स्थिति में हो रहा है, उससे क्या कुछ सुधर रही है स्थिति लोगों की, तो वो बहुत जरूरी क्वेश्चन पड़ जाता है कि आप पलायन तो आपने किया बॉम्बे बेंगलोर, लेकिन वहां आपकी दुर्दशा, फर्क आएगा, क्योंकि आप यूपी में शायद आप भूखे मर रहे होंगे, बेंगलोर में जाके कम से कम आपका पेट भर जाएगा, चाहे आप बीमार पड़ जाए या और हो जाए। तो ये पलायन एक पॉजिटिव स्टेप है और इनएविटेबल है, हम यही मानते हैं। फैमिली रिलेशंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपने बिल्कुल ठीक किया, और हम समझ भी रहे हैं कि आप कई सारी स्टडीज ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि वुमेन की स्थिति से शायद बेटर ही हो गई है, क्योंकि वहां पर उनको रोज रोज मियाँ की मार झेलनी पड़ती थी। अब जब मियाँ चला गया है बम्बई तो उनको उनकी दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, दे बिकम मोर ऑटोनमस, और ज्यादा स्वायत्त हो गए हैं, उनकी स्थिति में शायद सुधार हुआ है। लेकिन ये सब चीजें एनेक्डोटल हैं, हम इनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई फर्म प्रूफ है क्या होता है। ये एनेक्डोटल इंस्टेंसेस है, स्टडीज है, सर्वेज है, जो ये बताती है कि वास्तव में महिलाओं को परेशानी तो होती है, लेकिन उनको अच्छा भी लगता है। और वो बहुत सारी महिलाएं जो जाना चाहती है, वो अपने गांव से हटकर जब दिल्ली बम्बई आ जाती है तो ज्यादा सुकून मिलता है, उनको ज्यादा सुख मिलता है, क्योंकि जो उनके ऊपर जो कल्चरल बैरियर्स थे गांव में, वो थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पर दे बिकम मोर एम्पावर्ड, लेट्स से, इन द अर्बन एरियाज। और जो आपने कहा ट्रैक्टर वाली बात, प्रोडक्टिविटी वाली बात, बहुत सारी स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब पंजाब में ट्रैक्टराइजेशन हुआ तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि ट्रैक्टराइजेशन से और बहुत सारी नई सुविधाएं, नए एवेन्यूज खुल गए थे। सबसे शुरू तो पंजाब में ही हुआ, मगर वहां से कई नए रोजगार के एवेन्यूज खुल गए थे। जैसे मान लो ट्रैक्टर्स के रिपेयर, पेट्रोल पंप्स, मोर डीजल आउटलेट्स, सड़कें और सुधर गई थी तो सड़कों पे काम बढ़ गया था। तो इस तरह की चीजें, मतलब ये एक तरफ काम कम हुआ था लेकिन दूसरी तरफ काम ज्यादा भी बढ़ गया था। तो ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बहुत हद तक हो सकता है कि आप इकोनॉमिक को ऐसे मैनेज करिए कि काम एक क्षेत्र में कम हो लेकिन दूसरे और उसके क्षेत्र खुल जाए। एंड देन अगेन योर कम्स योर पॉइंट अबाउट एजुकेशन एंड स्किल्स। इफ यू कैन, अगर आप स्किल्स और एजुकेशन दे सकते हैं जो लोग बेरोजगार हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये इतनी विकट हो सकता है कि इतनी विकट ना हो, ये भी बात है। एनीथिंग एल्स? नॉट एट ऑल, आपने बहुत सारे बातों पे मतलब आज इल्यूमिनेट किया है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुधा। सुधा कहाँ हो आजकल आप? यू आर इन दिल्ली? हाँ, दिल्ली में हूँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ सोशियोलॉजी। आप बॉम्बे गई थी ना कुछ दिन के लिए? हाँ, एक साल लगभग IIT बॉम्बे में थी, पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ काफी साल से। अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और आखिर में रेनू की इजाजत लेके मैं आखिरी सवाल सोच रही हूँ कि अगर संक्षिप्त पूछे तो लकी पूछ सकती हैं संक्षेप में। लकी, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ ले और संक्षिप्त रखें। हाँ, ये स्किलिंग वाले पे एक चीज निशा जी ये जानना चाह रहे थे कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि मोबिलिटी ऑफ वर्क का एक जो सवाल है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली में हम देख रहे हैं वो आते हैं खास तौर पे यूपी बिहार से, वो काम कर रहे हैं, किस तरह के काम मिल रहे हैं, और उसमें स्किलिंग नहीं है तो बहुत सारे काम नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं है? सॉरी, क्या नहीं है? स्किल्स किस तरह के अनस्किल्ड वर्क है। तो जब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट, पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है, तो जो काम गायब हो रहे हैं क्या उसकी वजह से हो रहा है? एक तो सवाल ये है, इकोनॉमी की वजह से तो एक जो बात आपने रखी, पर जिस तरह के काम गायब हो रहे हैं और जो नए काम आ रहे हैं उस तरह के स्किलिंग की बात अगर हम करें तो स्किल इंडिया प्रोग्राम में महिलाओं को खास तरह की स्किलिंग की बात की जाती है। तो वो एक मैं समझना चाह रही थी कि क्या उसके बारे में भी कुछ स्टडी है कि या कुछ जानकारियां हैं? रेनू,
बोल रही है ना, हमको दिख नहीं रहा बहुत क्लियर। मेरा नाम लकी है, ये मेरा नाम चेंज नहीं कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी। नहीं ठीक है लकी, नाइस टू सी यू। लकी, आप जो कह रहे हो कि किस तरीके के काम मिलते हैं जो पलायन करती है महिलाएं, तो जो आंकड़े बताते हैं वो मुख्य रूप से शहरों में जो काम मिलता है, जैसे मेनली फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वर्कर्स बहुत ज्यादा है। एज यू, आपने जैसे बताया कि अनस्किल्ड ही काम में ही जो ज्यादातर महिलाएं उसमें जाती हैं, तो अनस्किल्ड एरियाज में है, जैसे डोमेस्टिक वर्क में, कंस्ट्रक्शन लेबर में, कंस्ट्रक्शन का काम, तीसरा ये मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज वगैरह में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में काम मिल जाता है। तो ये 3 सेक्टर्स अर्बन एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कृषि में ही सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में, शहरों में, इन तीनों क्षेत्रों में महिलाएं काफी ज्यादा हैं। बाकी फिर थोड़ी थोड़ी सर्विसेज क्षेत्र में है, कुछ स्कूल्स में पढ़ाने, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में है, इस तरह में है। लेकिन जो आप जो कह रही है बात, वो बिल्कुल सही है कि जब तक स्किल नहीं होगा, एजुकेशन लेवल्स इंप्रूव नहीं करेंगे, तो इस कंस्ट्रक्शन वर्क और डोमेस्टिक वर्क से आगे महिलाएं नहीं बढ़ पाएंगी। सरकार का जो स्किल इंडिया प्रोग्राम था, दैट स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर, लेकिन अब जो उसकी जो कुछ जो शोध हुए हैं वो दिखाते हैं कि अब तो उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जितने लोग स्किल्स प्राप्त कर गए हैं या स्किल प्राप्त करने के बाद जिनको नौकरियां मिल पाई हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं, इसका बहुत सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं रहा है, ये कुछ स्टडीज दिखाती हैं। Again, I think Ravi has worked a lot on this area also, on skills and skill acquisition and Skill India program. Yeah, I heard him on different platforms. So he has worked a lot on this. Yeah. But some studies have not shown that there's been a very sterling success. So unfortunately, and with the lockdown and all that, I think the effect तो और भी ज्यादा विकट हो गया होगा, क्योंकि schools भी जो शिक्षा मिल भी रही थी, schools भी खुले थे, skills acquire भी कर रही थी, वो भी अब सब बंद हो गया। तो anyway, let's hope things will improve. ये हमारे इस चर्चा का आखिरी प्रश्न था, और इसी के साथ मैं निशा जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि स्त्री मुक्ति संगठन के सभी कार्यक्रम में जब भी हमने उन्हें बुलाया, वो हमेशा अपनी व्यस्त रूटीन से समय निकालकर शामिल हुई हैं। और आज तो उनका शामिल होना और भी ज़्यादा जो है वो सुखद इसलिए है क्योंकि सर यानी रवि सर की तबीयत अस्वस्थ है, और उसके बावजूद निशा जी ने इतना समय निकाला हमारे साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है महिलाओं की रोजगार की स्थिति को हमारे सामने रखा। आपका स्त्री मुक्ति संगठन की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये मैं कहना चाहूंगी कि एक प्रश्न मन में आता है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसके इतने जन विरोधी कदमों और नीतियों के बावजूद जो है क्यों इतना मास सपोर्ट मिल रहा है उसको। तो इसी के तहत हमारा अगला जो टॉक है वो कल शाम को 7 बजे न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव के द्वारा है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अंजलि जी या पद्मा जी को मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। हम लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं लिंक, तो ले सकते हैं। और ये इसी विषय पर है, डेमोक्रेसी डायलॉग्स के तहत न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव का टॉक है कि अंडरस्टैंडिंग मास साइकोलॉजी, कि क्यों इतना सपोर्ट प्राप्त होता है। और इसके साथ मैं स्त्री मुक्ति संगठन की तरफ से आप सबका, सभी भागीदारों का, टेक्निकल टीम का, धर्मेश, रूपाली और निमिषा का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और अब हम ये चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। Thank you so much, Nidhi. Thank you so much, Padma, and all the colleagues, Anjali, Sudha, everybody that I know. Thank you so much. मुझको आज आमंत्रित करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए और कुछ आपस में चर्चा करने के लिए। बहुत बढ़िया आपका इनिशिएटिव है, बहुत बहुत बधाई। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा था।